सारे सीरीज़ के आज एपिसोड आएंगे, चारों सीरीज़ के, और बाकी सीरीज़ के भी आते रहेंगे एपिसोड। कभी कभार मिसिंग होता है, मैक्सिमम टाइम लोग अपलोड करने की कोशिश करेंगे। और नई सीरीज़ भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। नई सीरीज़ अभी नहीं आई है तो इसी हफ्ते में या फिर नेक्स्ट वीक तक ज़रूर दे दूँगा, और ये भी सारी सीरीज़ कंप्लीट सीरीज़ अपलोड करूँगा। आरव ने अंदर ही अंदर राहत की सांस ली। आखिरकार समस्या को हल करने का एक तरीका मिल गया था, लेकिन उसके दिल में फिर से भावनाओं की एक बड़ी लहर उठ गई। कीर्ति की ट्रू एसेंस ने अभी एक छोटा सा चक्र पूरा ही किया था कि उसका कल्टिवेशन लेवल अचानक टूटकर आगे बढ़ गया और वह वेपन रिफाइनिंग स्टेज से सीधे फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज में पहुंच गई। यह अविश्वसनीय रूप से तेज था। आरव ने हर तरह के मार्शल आर्ट्स जीनियसेस देखे थे, और उसकी अपनी असाधारण वेपर एनर्जी के कारण उसकी कल्टिवेशन स्पीड भी पहले कभी नहीं देखी गई थी, लेकिन उसने अपने सामने मौजूद इस व्यक्ति जितनी तेज गति कभी नहीं देखी थी। सामान्य तौर पर किसी कल्टिवेटर के लिए फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज में प्रवेश करना बहुत जरूरी और बहुत कठिन कदम होता है, लेकिन कीर्ति ने इसे इतनी जल्दी पूरा कर लिया। सबसे जरूरी बात यह थी कि यह तो बस शुरुआत थी। जैसे जैसे वह एसेंस को अब्जॉर्ब और रिफाइन कर रही थी, उसके शरीर के अंदर की ट्रू एनर्जी कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही थी, और लगातार उसके डायमेंशन में उमड़ती चली जा रही थी। आरव के पास आगे सोचने का समय नहीं था, और वह केवल कीर्ति को आगे कल्टिवेशन जारी रखने के लिए मार्गदर्शन कर सकता था। युक्ति और बाकी लोग हैरानी में ये सब देख रहे थे। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वे सब पास इकट्ठा हो गए। उन्हें बस इतना पता था कि इमॉर्टल हीलर अचानक कीर्ति के साथ कल्टिवेशन शुरू कर चुका है। फिर उन्होंने एक बेहद चौंकाने वाला दृश्य देखा। कीर्ति की ऑरा लगातार मजबूत होती जा रही थी, और उसका कल्टिवेशन लेवल लगातार बढ़ता जा रहा था। यहाँ तक कि सानवी भी हैरान रह गई, क्योंकि यह गति सच में बहुत ही अद्भुत थी। गोल्डन कॉ स्टेज, नासेंट सोल स्टेज, डेटी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज। संक्षेप में, कीर्ति का कल्टिवेशन लेवल ट्रू एसेंस के हर चक्र के साथ एक बड़े स्तर से बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कल्टिवेशन उसके लिए किसी खेल की तरह हो, जो बिना किसी रुकावट या कठिनाई के स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ता जा रहा हो। आधे घंटे से भी कम समय में वो वास्तव में ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग स्टेज तक पहुंच गई। अरे, आरव पूरी तरह स्तब्ध रह गया। अगर उसने इसे खुद अपनी आंखों से अनुभव नहीं किया होता, तो वह कभी विश्वास नहीं करता कि ऐसा भी हो सकता है। उसने पहले 100 दिनों में असेंशन की कहानियां सुनी थीं, और उसे लगता था कि वह सिर्फ एक लेजेंड है, लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि वही चीज़ उसकी आंखों के सामने हो रही है। ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग स्टेज तक पहुंचने के बाद भी कीर्ति की कल्टिवेशन स्पीड बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई, और उसके शरीर की ट्रू एसेंस समुद्र की लहरों की तरह उमड़ती रही। कुछ ही क्षण बाद अचानक आसमान में काले बादल इकट्ठा हो गए, बिजली कड़कने लगी और एक जबरदस्त शक्ति आकाश और धरती के बीच फैल गई। हेवनली ट्रिब्यूलेशन, ये सच में हेवनली ट्रिब्यूलेशन है। आरव कुछ देर के लिए बिल्कुल निरुत्तर रह गया। दूसरे कल्टिवेटर्स शायद हजारों साल की साधना के बाद भी इस स्तर तक न पहुंच पाएं, जबकि कीर्ति अभी थोड़ी ही देर पहले इस स्तर तक पहुंची थी। कुछ समय पहले तक वह एक साधारण व्यक्ति थी जिसने कभी कल्टिवेशन नहीं किया था, लेकिन अब वह सीधे ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग और इमॉर्टैलिटी की ओर बढ़ने के स्तर तक पहुंच चुकी थी। अगर कोई यह बात सुनता, तो शायद कोई भी विश्वास नहीं करता। हालांकि आरव खुद भी इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था और नहीं करना चाहता था, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई थी। जब कीर्ति को महसूस हुआ कि उसका कल्टिवेशन अब और आगे नहीं बढ़ रहा और एक जरूरी बिंदु पर पहुंच गया है, तो उसने अपनी आंखें खोल दीं। जब उसने कल्टिवेशन शुरू किया था तब आसमान साफ और नीला था। यह अचानक इतना बादलों से भरा कैसे हो गया? आरव, क्या हुआ? क्या बारिश होने वाली है? खक। आरव कुछ पल के लिए बिल्कुल बोल ही नहीं पाया और लगभग अपनी ही लार से घुट गया। भले ही कीर्ति का कल्टिवेशन बहुत शक्तिशाली हो चुका था, लेकिन कल्टिवेशन के बारे में वह अब भी बिल्कुल नई थी और उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिर भी यही व्यक्ति अब ट्रिब्यूलेशन का सामना करने वाली थी। कीर्ति, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें हेवनली ट्रिब्यूलेशन का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा मैं कहूँगा, नहीं तो तुम्हारा शरीर और आत्मा दोनों नष्ट हो सकते हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आरव ने जल्दी जल्दी पूरी बात समझाई और फिर तुरंत कीर्ति को पास के एक छोटे से द्वीप पर ले गया। ये सब करने के बाद वह आकाश में कदम रखकर एक तरफ खड़ा हो गया। आखिर यह कीर्ति की ट्रिब्यूलेशन थी,
और वह केवल शब्दों से उसका मार्गदर्शन कर सकता था। अगर वह बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करता तो ट्रिब्यूलेशन की प्रतिक्रिया और भी खतरनाक हो सकती थी। आरव, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। वह द्वीप छोटा और सुनसान था। कीर्ति अकेली वहां खड़ी थी और ऊपर गरजती बिजली को देखकर वह बेचैन महसूस कर रही थी। डरो मत, बस वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। आरव उसे लगातार दिलासा देता रहा। तभी अचानक आसमान में जोरदार गड़गड़ाहट हुई और एक मोटी बिजली की चमक सीधे नीचे आ गिरी। आरव, मुझे क्या करना चाहिए? कीर्ति डर के मारे चीख पड़ी और उसका शरीर कांपने लगा। जिस एनर्जी पाथ को मैंने तुम्हें सिखाया है उसी के अनुसार चलो और उस पर मुक्का मारो। ये कहने के बाद आरव ने अपनी कलाई घुमाई और उसके हाथ में 3 मीटियोराइट गॉड्स दिखाई दिए, जिन्हें वह ट्रिब्यूलेशन पार करने के लिए कभी भी इस्तेमाल करने को तैयार था। कीर्ति बिजनेस में एक असाधारण प्रतिभा थी, लेकिन उसने कभी मार्शल आर्ट्स नहीं सीखी थी। उसे कल्टिवेशन शुरू किए अभी 1 घंटे से भी कम समय हुआ था। लेकिन अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने आरव के निर्देशों का पालन किया, अपने शरीर की ट्रू एसेंस को चलाया, आंखें बंद की और सीधे आकाश की ओर प्रहार कर दिया। उसका यह मुक्का देखने में साधारण और असहाय लग रहा था, लेकिन उसमें विनाशकारी शक्ति थी, जिससे आसपास की जगह तक कांप उठी। एक बहरे कर देने वाली गर्जना के साथ ट्रू एनर्जी बाहर निकली और उसने आसमान में मौजूद बिजली को सीधे नष्ट कर दिया। आरव कुछ देर के लिए पूरी तरह चुप रह गया। अगर कल्टिवेशन वर्ल्ड के दूसरे कल्टिवेटर्स ये दृश्य देखते तो शायद वे सब टोफू का एक टुकड़ा खरीदकर अपना सिर उसी पर मार लेते। एक कल्टिवेटर जिसने अभी अभी कल्टिवेशन शुरू की हो, वह ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग स्टेज तक पहुंच जाए और उसका हमला इतना शक्तिशाली हो कि हजारों साल से जीवित पुराने मॉन्स्टर्स भी उससे तुलना न कर सकें। कीर्ति ने एक मुक्का मारा, फिर धीरे धीरे आंखें खोलीं और ऊपर आसमान की ओर देखा तो पाया कि बिजली गायब हो चुकी थी। आरव, क्या मैं सफल हो गई? हाँ, तुमने कर दिखाया, सच में कर दिखाया। तुम मार्शल आर्ट्स की जीनियस हो। आराम से रहो और डरो मत, तुम जरूर सफल हो जाओगी। आरव उसे दिलासा भी दे रहा था और सच भी कह रहा था। ये जीनियस शब्द से भी परे था, वह तो सच में एक प्रोडिजी थी। अपने प्रिय व्यक्ति से प्रशंसा मिलने के बाद और आसमान की बिजली को तोड़ देने के बाद कीर्ति काफी शांत हो गई। उसके हिसाब से वह बिजली अब इतनी खतरनाक नहीं लग रही थी। अगर कोई और जानता कि हेवनली थंडर को इतनी हल्के में लिया जा रहा है तो वह तुरंत खून की उल्टी कर देता। खासकर वे कल्टिवेटर्स जो हेवनली लाइटनिंग के नीचे मारे गए थे, शायद अपनी कब्र में भी चैन से नहीं रह पाते। आसमान के थंडर क्लाउड्स भी मानो क्रोधित हो गए। फिर से गड़गड़ाहट हुई और इस बार 2 बिजली की चमक एक साथ नीचे गिरीं। हालांकि इस बार उनकी संख्या पहले से दोगुनी थी और वे और भी ज्यादा भयानक दिख रही थीं, लेकिन कीर्ति अब काफी शांत थी। आरव द्वारा सिखाई गई तकनीक के अनुसार उसने फिर से 2 मुक्के मारे और हवा में ही उन बिजली की चमकों से टकरा गई। बूम! भयंकर गर्जना के साथ दोनों विशाल बिजली की चमक अनगिनत छोटी छोटी बिजली की धाराओं में टूट गईं और हवा में गायब हो गईं। इसके बाद आसमान से बार बार बिजली गिरती रही और कीर्ति हर बार उसका सामना करती रही। आरव 3 मीटियोर गॉड्स लेकर पास खड़ा था, लेकिन छठी बिजली गिरने तक भी उसे उन्हें इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला। उसने गहरी सांस ली। ये सच में राक्षसी स्तर की क्षमता थी। बिना किसी मैजिक ट्रेजर या हथियार के उसने केवल अपनी शक्तिशाली मुट्ठियों और शरीर के बल पर 6 हेवनली लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशंस पार कर लिए थे। अगर सत्येंद्र और लेडी रीना ये दृश्य देखते तो न जाने वे क्या सोचते। आखिर वे दोनों तो उसी हेवनली लाइटनिंग से हार गए थे और अंत में उन्हें वॉन्डरिंग इमॉर्टल बनना पड़ा था। जब आरव को लगा कि कीर्ति अपनी ट्रिब्यूलेशन पार कर चुकी है और अब असेंशन करने वाली है, तभी आसमान के थंडर क्लाउड्स अचानक बदल गए। बूम! इस बार गर्जना असाधारण रूप से तेज थी और उसके साथ चमकती बिजली ने सीधे 12 सुनहरी बिजली की धाराएं पैदा कर दीं। ये आरव का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि कीर्ति की ट्रिब्यूलेशन केवल 6 गुना नहीं, बल्कि वह प्रसिद्ध 9-फोल्ड लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन होगी। आरव ने कई बार दूसरों को ट्रिब्यूलेशन से गुजरते हुए देखा था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने 9-फोल्ड लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन देखा। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यह 6-फोल्ड लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन से इतना ज्यादा शक्तिशाली होगा। यह अभी केवल 7वां स्तर था और बिजली की संख्या दोगुनी होकर 12 तक पहुंच गई थी। गरजते बादल और चमकती बिजली ऐसा दृश्य बना रहे थे जैसे वर्ल्ड का अंत होने वाला हो। ये द्वीप क्रूज शिप से कई दर्जन किलोमीटर दूर था
लेकिन वहां का दृश्य फिर भी डरावना लग रहा था, क्योंकि बहुत से लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी सेलेस्टियल कैटास्ट्रोफी नहीं देखा था। और जो दृश्य अभी उनकी आंखों के सामने था वह सच में बेहद भयावह था। आरव, अब क्या करें? कीर्ति फिर से थोड़ी घबरा गई। कोई बात नहीं, जो करना है वही करो, मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए हूँ। अपने हाथ में मीटियोराइट गॉड नाम का चीटिंग आर्टिफैक्ट पकड़े हुए आरव ज्यादा घबराया नहीं। उसी समय आसमान की बिजली आखिरकार नीचे गिरी। 12 बिजली की धाराएं आपस में जुड़कर एक घना इलेक्ट्रिक नेट बन गईं, जिससे वर्ल्ड को नष्ट कर देने वाली शक्ति निकल रही थी। आरव के निर्देशों के अनुसार कीर्ति ने अपनी कल्टीवेशन को चरम सीमा तक पहुंचाया और लगातार हवा में मुक्के मारने लगी। उसका हर मुक्का बेहद शक्तिशाली था, जो एक एक बिजली को खत्म कर सकता था, लेकिन बिजली की संख्या बहुत ज्यादा थी। आखिरकार 10 बिजली की धाराएं हवा में ही खत्म हो गईं, लेकिन 2 बिजली जमीन तक पहुंच गईं। जैसे ही वे कीर्ति पर गिरने वाली थीं, 2 मीटियोर गॉड्स उड़कर आगे आए। बिजली की दिशा तुरंत बदल गई और वे गॉड्स के अंदर खींच गईं। सब कुछ सुरक्षित हो गया। कीर्ति ने लंबी सांस ली, वो अभी सच में डर गई थी। आरव तुरंत चिल्लाया, आराम मत करो, जल्दी से अपनी कल्टिवेशन को फिर से संतुलित करो, अभी और आएगा। ओह, क्योंकि उसे बिल्कुल अनुभव नहीं था, कीर्ति तुरंत अपनी इंटरनल एनर्जी चलाने लगी और अगली हेवनली लाइटनिंग के लिए तैयार हो गई। आसमान के थंडर क्लाउड्स और भी गहरे हो गए। काले बादल पूरे आकाश को ढक चुके थे और उनमें बिजली विशाल सांपों की तरह घूमती हुई दिखाई दे रही थी। कुछ ही देर में 8वीं लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन तैयार हो गई। इस बार संख्या फिर से दोगुनी होकर 24 हो गई। आरव का सिर झंझना गया। ये कैसी ट्रिब्यूलेशन थी? ये तो मानो किसी को कोई रास्ता ही नहीं छोड़ रही थी। पहले उसने सत्येंद्र और दूसरों से ट्रिब्यूलेशन के बारे में कुछ सामान्य जानकारी सुनी थी। जिस व्यक्ति की कल्टिवेशन जितनी मजबूत और टैलेंट जितना ज्यादा होता है, उसकी ट्रिब्यूलेशन उतनी ही भयानक होती है। इसी कारण 3-फोल्ड, 6-फोल्ड और 9-फोल्ड लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन होते हैं। हिमानी और शैली दोनों ने 6-फोल्ड लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन का सामना किया था, लेकिन कीर्ति को 9-फोल्ड ट्रिब्यूलेशन का सामना करना पड़ रहा था। फिर भी वो समझ नहीं पा रहा था कि जिसने अभी अभी कल्टिवेशन शुरू की है, उससे हेवनली ट्रिब्यूलेशन इतना सतर्क क्यों है। अचानक उसके दिमाग में 3 शब्द आए, विच स्पिरिट बॉडी। उसे गोस्ट विच कल्ट से पहले पता चला था कि कीर्ति के पास एक दुर्लभ विच स्पिरिट बॉडी है, जो 1000 साल में एक बार दिखाई देता है। लेकिन इस शरीर की असली विशेषताएं क्या हैं, यह वह नहीं जानता था। गोस्ट विच कल्ट के लोगों को भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। वे बस इतना जानते थे कि इस शरीर को सैक्रिफाइस के रूप में इस्तेमाल करना सबसे उपयुक्त होता है। जब ओरोची ने कीर्ति को देखा था, तब उसकी उत्सुकता देखकर ही पता चल गया था कि विच स्पिरिट बॉडी साधारण नहीं है। लेकिन अब लगता था कि यह शरीर केवल सैक्रिफाइस के लिए नहीं है, बल्कि इसमें कई अज्ञात रहस्य छिपे हैं। जैसे कीर्ति ने युग की प्राइमोर्डियल स्पिरिट और 8 हेडेड सर्पेंट की बीस्ट सोल को अब्सॉर्ब किया और उसकी कल्टिवेशन सीधे ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग स्टेज के शिखर तक पहुंच गई। ये सब शायद इसी शरीर से जुड़ा हुआ था, लेकिन स्थिति बहुत गंभीर थी, इसलिए आरव के पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। आसमान की बिजली फिर से नीचे गिरने लगी। कीर्ति ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन इस बार वह 24 में से केवल 12 बिजली को ही रोक पाए। आरव अब और परवाह नहीं कर सकता था। उसने अपने सभी मीटियोर गॉड्स फेंक दिए। उनमें से 10 ने 10 बिजली को पकड़ लिया, लेकिन आखिर में 2 बिजली ऐसी थीं जिन्हें रोका नहीं जा सका। वे सीधे कीर्ति पर गिरीं। वनीकरण। आरव अनायास चिल्ला उठा, लेकिन फिर उसने आश्चर्य से देखा कि बिजली से टकराने के बाद भी कीर्ति को कोई गंभीर चोट नहीं आई। हालांकि उसकी हालत थोड़ी खराब थी और उसके कपड़े फट गए थे। धत, मेरे कपड़े खराब कर दिए। कहा जाता है कि सुंदरता से प्रेम करना स्त्री का स्वभाव होता है, और यह सच भी लग रहा था। अभी अभी 2 बिजली सहने के बाद भी कीर्ति जल्दी जल्दी अपने बाल और कपड़े ठीक करने लगी। ये शरीर तो बहुत ही शक्तिशाली है। आरव कुछ पल के लिए चुप रह गया। युग की प्राइमोर्डियल स्पिरिट और 8 हेडेड सर्पेंट की बीस्ट सोल को अब्सॉर्ब करने के बाद कीर्ति बार बार उसकी समझ से परे चीजें कर रही थी। अब उसे पता चला कि केवल उसकी कल्टिवेशन ही नहीं बढ़ी, बल्कि उसका फिजिकल बॉडी भी बदल चुका है। यह उसके अपने बॉडी रिफाइनिंग से भी कम नहीं लग रहा था। विच स्पिरिट बॉडी आखिर किस तरह का शरीर है? क्या इससे भी ज्यादा हेवन डिफाइंग कुछ हो सकता है?
आरव ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके दिल में अभी भी आश्चर्य की लहरें उठ रही थीं। उसी समय बूम, आसमान के थंडर क्लाउड्स मानो कीर्ति से क्रोधित हो गए। गर्जना और बिजली के बीच जल्द ही आसमान 48 बिजली की धाराओं से भर गया। ये दृश्य इतना भयावह था कि केवल वही समझ सकता था जिसने इसे अपनी आंखों से देखा हो। अब जाकर असली डर का एहसास हो रहा था, लेकिन कीर्ति पहले जितनी घबराई हुई नहीं थी। जो 2 बिजली पहले उस पर गिरी थीं, उनसे उसे केवल हल्का सा झटका लगा था। अब उसके मन में ये बिजली बस दिखने में सुंदर लेकिन बेकार चीज लग रही थी। लेकिन आरव इसे बिल्कुल हल्के में लेने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वो अच्छी तरह जानता था कि हेवनली ट्रिब्यूलेशन कितना भयानक होता है। अगर जरा भी गलती हुई तो व्यक्ति पूरी तरह नष्ट हो सकता है और पुनर्जन्म का मौका भी नहीं मिलता। वो मीटियोर गॉड को नियंत्रित करते हुए किनारे खड़ा रहा। जल्द ही बिजली गिरने लगी। एक साथ 48 हेवनली लाइटनिंग नीचे गिरी। ये सच में धरती हिला देने वाला दृश्य था। कीर्ति को ज्यादा टेक्निक्स नहीं आती थीं, इसलिए वह बस दोनों मुट्ठियों से लगातार ऊपर की ओर मुक्के मारती रही। लेकिन इस बार बिजली बहुत ज्यादा थी। उसने दर्जन भर बिजली रोक ली और मीटियोर गॉड्स ने 10 को अब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन बाकी बिजली सीधे उसके शरीर पर गिर गई। अचानक जोरदार गर्जना हुई और चमकदार रोशनी ने पूरे द्वीप को ढक लिया। वनीकरण, आरव फिर चिल्ला उठा। हालांकि उसे पता था कि कीर्ति का शरीर मजबूत है, लेकिन इस बार 20 से ज्यादा बिजली गिरी थी। अगर वह इसे सहन नहीं कर पाए तो परिणाम की कल्पना करना भी डरावना था। जब बिजली धीरे धीरे खत्म हुई, तब एक आकृति धीरे धीरे खड़ी हुई। आरव ने राहत की सांस ली। जब तक वह जिंदा है, बाकी सब ठीक किया जा सकता है। आरव, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इस बेकार बिजली ने मेरा हेयर स्टाइल खराब कर दिया। इस समय कीर्ति की हालत बेहद अस्तव्यस्त थी। उसका शरीर काला पड़ गया था और उसके बाल बिजली की तरह खड़े हो गए थे। लेकिन बस इतना ही, इतनी भयानक बिजली सहकर भी उसे कोई चोट नहीं लगी। अगर यह बात उन कल्टिवेटर्स को पता चलती जो ट्रिब्यूलेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वे शायद खून की उल्टी कर देते। इसी समय आसमान के काले थंडर क्लाउड्स धीरे धीरे गायब होने लगे। एक रोशनी नीचे उतरी और 7 कलर्ड सेलेस्टियल क्लाउड कीर्ति पर उतर आए। सामान्यतः जब कोई कल्टिवेटर ट्रिब्यूलेशन पार कर लेता है, तो इमॉर्टल स्पिरिचुअल क्लाउड के पोषण से उसकी सभी चोटें जल्दी ठीक हो जाती हैं। कीर्ति को वैसे भी कोई बड़ी चोट नहीं थी। जल्द ही उसके शरीर की सारी गंदगी साफ हो गई और वह और भी चमकदार और दिव्य दिखाई देने लगी। आरव, यह क्या है? आरव, मुझे लग रहा है कि मैं उड़ने वाली हूँ। कीर्ति कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन उसकी ट्रिब्यूलेशन पूरी हो चुकी थी। इमॉर्टल रेल्म का द्वार खुल गया और असेंशन की शक्ति उसे धीरे धीरे हवा में ऊपर खींचने लगी। ये तो ट्रिब्यूलेशन पार करने के बाद होने वाला असेंशन है। समय बहुत कम था, इसलिए आरव ने जल्दी जल्दी उसे समझाया कि असेंशन का मतलब क्या होता है। तो क्या मैं इस वर्ल्ड को छोड़कर जा रही हूँ? तुम्हें छोड़कर? मैं क्या करूँ? मैं जाना नहीं चाहती। कीर्ति ने पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन असेंशन की शक्ति तो स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों से आती है, उसे वह कैसे रोक सकती थी? वो जितनी कोशिश करती, उसका शरीर उतनी ही तेजी से ऊपर उड़ने लगता। डरो मत, मैं थोड़ी ही देर में इमॉर्टल रेल्म में तुम्हें ढूंढने आऊंगा। आरव ने जल्दी से उसे सांत्वना दी, लेकिन फिर उसे अचानक इमॉर्टल रेल्म में मौजूद अपने दुश्मन याद आ गए और वह तुरंत बोला, याद रखना, इमॉर्टल रेल्म में तुम किसी से भी मिलो, यह मत कहना कि तुम मुझे जानती हो। मैं समझ गई। आरव, तुम जल्दी मुझे ढूंढने आना। कीर्ति बहुत घबराई हुई थी, लेकिन अपनी बात पूरी करने से पहले ही वह एक चमक के साथ गायब हो गई। हेवनली ट्रिब्यूलेशन खत्म हो चुकी थी और असेंशन पूरा हो गया था। पूरा समुद्र फिर से शांत हो गया। सिर्फ छोटे से द्वीप पर जले हुए निशान ही इस बात का सबूत थे कि यहाँ अभी अभी भयानक बिजली गिरी थी। आरव ने गहरी सांस ली। सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि वह पूरी तरह तैयार नहीं था। यम उसकी उम्मीद से भी ज्यादा खतरनाक निकला था। और उससे भी ज्यादा अप्रत्याशित बात यह थी कि सेलेस्टियल रेल्म से अचानक एक और अलूसरी इमॉर्टल आ गया। इन सब चीजों के लिए वो कुछ हद तक पहले से तैयार था। लेकिन कीर्ति का असेंशन पूरी तरह अप्रत्याशित था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक साधारण इंसान, जिसके पास कल्टिवेशन की कोई नींव भी नहीं थी, इतने कम समय में इमॉर्टल रेल्म पहुंच जाएगा। इसी समय सान्वी, युक्ति और सुष्मिता फी के साथ वहां आ गई।
सुष्मिता फेई ने तुरंत पूछा, मास्टर क्या हुआ? मिस कीर्ति कहाँ चली गई? आरव ने आह भरते हुए कहा, वह पहले ही इमॉर्टल रेल्म में असेंशन कर चुकी है। सानवी ने पूछा, आरव आखिर हुआ क्या था? कीर्ति अचानक अमर कैसे बन गई? वह ज्यादा बोलने वाली इंसान नहीं थी, लेकिन इस समय उसके मन में सच में गहरी शंका थी। आरव ने सिर हिलाया, मैं भी अभी पूरी तरह नहीं समझ पाया हूँ, लेकिन मेरे अनुमान से यह उसकी विच स्पिरिट बॉडी से जुड़ा हुआ है। अभी जो उसकी ताकत अचानक बढ़ी थी, वह पूरी तरह अलूसरी इमॉर्टल युग की प्राइमोर्डियल स्पिरिट और 8 हेडेड सर्पेंट की बीस्ट सोल को अब्जॉर्ब करने की वजह से था। युग पहले से ही एक ट्रू इमॉर्टल था, उसकी प्राइमोर्डियल स्पिरिट की शक्ति और 8 सिर वाले डेमन बीस्ट की सोल को अब्जॉर्ब करके कीर्ति को इतनी ताकत मिलना आश्चर्य की बात नहीं थी। असल सवाल ये था कि उसने इसे अब्जॉर्ब कैसे किया। पहले ये काम सिर्फ डेमन रिफाइनिंग बॉटल कर सकती थी, लेकिन कीर्ति ने इसे सीधे अपने शरीर से अब्जॉर्ब कर लिया। ये बात पहले कभी कल्पना भी नहीं की गई थी, और अब्जॉर्ब करने से लेकर कल्टिवेशन बढ़ने तक पूरी प्रक्रिया बिना किसी बॉटलनेक के हुई। ये सोचकर ही डर लगता है, अगर यह विशेष क्षमता आगे भी जारी रही तो भविष्य में उसकी ताकत कितनी बढ़ेगी, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। सानवी ने सिर हिलाया, फिलहाल यही एकमात्र समझ आने वाली व्याख्या थी। तभी युक्ति ने पूछा, मास्टर वह आदमी कौन था जिसने बाद में यमा को मार दिया? हालांकि आरव ने अभी कहा था कि युग एक अलूसरी इमॉर्टल था, लेकिन वह अभी भी ठीक से समझ नहीं पाई थी कि अलूसरी इमॉर्टल क्या होता है। इमॉर्टल रेल्म की बातें उसके लिए बहुत दूर की चीज थीं। आरव बोला, वह ऊपर से आया हुआ एक इमॉर्टल था। इतना कहते ही उसे अचानक याद आया कि युग की लाश अभी भी वहीं होनी चाहिए, और उसके हाथ की स्टोरेज रिंग में जरूर बहुत सारे खजाने होंगे। ये सोचते ही वो तुरंत पिछले युद्ध वाली जगह पर पहुंचा। इस समय युग का कटा हुआ शरीर समुद्र पर तैर रहा था और कई खूंखार शार्क उसे कुतर रही थीं। अच्छा हुआ समय पर आ गया, स्टोरेज रिंग अभी भी यहीं है। आरव ने हाथ बढ़ाया और युग की स्टोरेज रिंग उसके हाथ में आ गई। उसने डिवाइन सेंस से अंदर झांका और तुरंत खुश हो गया। यह आदमी आशिफ से भी ज्यादा अमीर था, उसके अंदर 1000 से ज्यादा इमॉर्टल क्रिस्टल्स थे। इसके अलावा एक एंशंट अरे आर्टिफैक्ट भी था, जो वास्तव में सेकंड ऑर्डर इमॉर्टल अरे डायग्राम था। और भी कई तरह के खजाने थे। पहले ही इमॉर्टल स्वॉर्ड मिल चुकी थी, और अब ये सारे खजाने भी मिल गए। ये सच में बड़ी कमाई थी, लेकिन तभी पश्चिम दिशा से अचानक एक बेहद शक्तिशाली और तेजी से करीब आने लगा। आरव इस ऑरा को अच्छी तरह पहचानता था, यह एक और अलूसरी इमॉर्टल था। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। सेलेस्टियल रेल्म से एक साथ 2 इमॉर्टल्स का आना सच में अप्रत्याशित था। युग को मारना भी उसने मुख्य रूप से रणनीति से किया था। अगर सीधी ताकत से लड़ना पड़ता तो एक मॉर्टल के लिए इमॉर्टल को मारना लगभग असंभव होता। उसने तुरंत युक्ति और सुष्मिता फी से कहा, तुम दोनों तुरंत जहाज पर जाओ और सबको लेकर वापस लौट जाओ, जितनी जल्दी हो सके। ये कहकर उसने हाथ घुमाया और दोनों को दूर खड़े क्रूज शिप पर भेज दिया। फिर उसने सानवी से कहा कि वह 10 मील दूर चली जाए। इसके बाद वह पश्चिम की ओर देखने लगा। उधर डेना सिचू और बाकी लोग इंडिया की ओर बढ़ रहे थे। यह एक बेहद घमंडी देश था, जहां के कल्टिवेटर्स खुद को वर्ल्ड का सबसे शक्तिशाली मानते थे। इसी वजह से थोड़ी सी जानकारी मिलते ही वे बाहर कूद पड़े, बिना ये समझे कि उनकी असली ताकत क्या है। ग्रेट सेज शाहरुख पहले ही मारा जा चुका था, और उसके नेतृत्व वाला पूरा गोल्डन लायन क्लैन पूरी तरह खत्म कर दिया गया था। जब डेना सिचू और उसके साथी भारत पहुंचे तो उन्होंने बाकी 2 ग्रेट सेज मास्टर्स को भी मार दिया। इस तरह गोल्डन लायन क्लैन पूरी तरह पृथ्वी से मिट गया। उसके बाद इस देश में कोई कल्टिवेटर्स नहीं बचे, सिर्फ सामान्य लोग रह गए। उनके लिए ये सब करना बेहद आसान था। जेड रेल्म के शिखर पर मौजूद व्यक्ति के लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। इसके बाद वे पश्चिम की ओर बढ़ते गए। अगला लक्ष्य था माउंट ओलंपस। पहले ये जगह देवताओं की उत्पत्ति का स्थान थी, जहां बहुत सारे कल्टिवेटर्स रहते थे। खासकर जब 3 डिवाइन बॉडीज जागृत हुए थे, तब इसकी शक्ति चरम पर थी। लेकिन इस बार वहां भयानक विनाश हुआ। सबके पहुंचते ही जॉकी ने एक ही मुक्के से माउंट ओलंपस को तोड़ दिया। इस तरह उस जगह की पूरी विरासत खत्म हो गई। इसके बाद वे आगे बढ़ते गए। सबसे पहले वे डिवाइन कॉर्ट पहुंचे।
वहां मालिनी के साथ मिलकर उन्होंने सेवन सेंट्स के सभी समर्थकों को मार दिया। अब डिवाइन कोर्ट में केवल एक ही सत्ता रह गई। अंतिम पड़ाव था वेस्टर्न डार्क क्लैन। उन्होंने मालिनी को बचाया और सभी गद्दार वैम्पायर्स को खत्म कर दिया। ये सब खत्म होने के बाद राकेश ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, आरव ने जो काम हमें दिए थे वे तो बहुत आसान निकले, इनमें कोई मुश्किल ही नहीं थी। सिमरन ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा, वे सब बहुत कमजोर थे, उनमें से कोई भी लड़ने लायक नहीं था। तुम छोटे शरारती लोग बहुत घमंडी बातें कर रहे हो। इतना कहते ही अचानक उनके सामने एक व्यक्ति प्रकट हुआ। वो और कोई नहीं बल्कि जू जियान यानशाओ था। उसे पश्चिम में आरव को ढूंढने का काम दिया गया था। जब उसने यहाँ किसी शक्तिशाली औरत को महसूस किया तो वो तुरंत यहाँ आ गया। उसे देखते ही सबके चेहरे बदल गए। वे पहले आशिफ के साथ हुई लड़ाई में शामिल रहे थे, इसलिए इमॉर्टल्स की ऑरा को अच्छी तरह पहचानते थे। राकेश घबराकर बोल उठा, तुम एक अलूसरी इमॉर्टल हो। वो बस अंदाजे से पूछने आया था, लेकिन सबकी प्रतिक्रिया देखकर यश के होंठों पर मुस्कान आ गई। तो तुम लोगों ने पहले इमॉर्टल्स देखे हैं, नहीं? डेना सिचू तुरंत आगे नहीं बढ़ी। वह पहले सत्येंद्र पवेलियन की सदस्य रह चुकी थी, और इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा नियम होता है लोगों के भाव पढ़ना और परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करना। वो मुस्कुराकर बोली, मेरे भाई ने बस ये सोचा कि सीनियर किसी इमॉर्टल जैसे लगते हैं, इसलिए ऐसा कह दिया। हम जैसे साधारण लोग असली इमॉर्टल कैसे देख सकते हैं? राकेश को भी अपनी गलती समझ आ गई और उसने जल्दी से मुस्कान बनाए। हाँ, मैंने कभी इमॉर्टल नहीं देखा, बस आपकी ऑरा देखकर ऐसा लगा, सीनियर। हाँ, यश जोर से हंस पड़ा। तुम लोगों ने देखा है या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे बस एक सवाल पूछूंगा, क्या तुम आरव को जानते हो? ये सुनकर राकेश का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। फिर उसने सिर हिलाया, नहीं, मैं उसे नहीं जानता। डेना सिचू ने मन ही मन आह भरी। बिना पेशेवर प्रशिक्षण के ऐसी प्रतिक्रिया बहुत कमजोर होती है। कोई भी समझदार व्यक्ति तुरंत समझ जाता कि कुछ गड़बड़ है। और सच में, यश ने ठंडी हंसी के साथ कहा, सच में नहीं जानते? तो अभी तुमने जिस आरव का नाम लिया था वह कौन है? राकेश कुछ पल के लिए बोल ही नहीं पाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उस आदमी के कान इतने तेज होंगे कि उसने अभी अभी उनकी सारी बातचीत भी सुन ली। यश का चेहरा अचानक सख्त हो गया। जल्दी बताओ, क्या वह आरव है? वह तुम्हारा बाप है। अब जब बात छिप नहीं सकती थी तो चुप रहने का कोई मतलब नहीं था। राकेश गुस्से से चिल्लाया और तुरंत एक मुक्का मार दिया। बस तुम ही हो। यश की आंखों में तिरस्कार चमका और उसने भी सामने से मुक्का मारा। दोनों के मुंह के आपस में टकराए। हालांकि राकेश पहले ही ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग स्टेज के शिखर तक पहुंच चुका था, लेकिन असली इमॉर्टल के सामने वह अभी भी बहुत कमजोर था। वो सीधे 100 मीटर दूर उछलकर गिरा और उसके मुंह से खून निकल आया। यश के प्रकट होते ही डेना सिचू को स्थिति का अंदाजा हो गया था। उसने तुरंत कम्युनिकेशन जेड टैलिस्मन तोड़कर आरव को संदेश भेज दिया, लेकिन अभी तक वहां से कोई जवाब नहीं आया था। उसे क्या पता? इसी समय आरव यम के मुंह से निकलकर ड्रैगन किंग हॉल में गया हुआ था, इसलिए उसे संदेश मिला ही नहीं। अब जब पूरी तरह टकराव हो चुका था तो केवल लड़ाई ही बची थी। सब लोग एक साथ यश पर टूट पड़े। यश ने हल्की हंसी के साथ कहा, सोचा नहीं था कि इतने लो लेवल वर्ल्ड में भी इतने सारे ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग पीक कल्टिवेटर्स होंगे। हालांकि उसके शब्द सुनने में प्रशंसा जैसे लग रहे थे, लेकिन उसने उन्हें बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। वो भले ही स्वभाव से शांत था, लेकिन इमॉर्टल्स का घमंड उससे छिप नहीं सकता था। लड़ाई बेहद भयंकर हो गई। मालिनी और सोफी पास खड़ी थीं, लेकिन वे मदद नहीं कर सकती थीं। इस स्तर की लड़ाई में उनका शामिल होना असंभव था। वे बस ये सोचकर हैरान थीं, यह आदमी आखिर है कौन? उसकी ताकत इतनी भयानक क्यों है? ये तो आरव से भी ज्यादा शक्तिशाली लग रहा था। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, एक के बाद एक धमाके हुए। वीना, राकेश, सिमरन और बाकी लोग लगातार पीछे फेंके जाते रहे। कल्टिवेटर्स और इमॉर्टल्स के बीच का अंतर बहुत बड़ा होता है। कभी कभी संख्या ज्यादा होने पर भी वो अंतर पूरा नहीं हो सकता। आखिर वे सिर्फ साधारण कल्टिवेशन टेक्निक्स का अभ्यास करते थे। उनके पास आरव की वेपर एनर्जी जैसी असाधारण शक्ति नहीं थी। वेदिका ने लगातार 3 बार खून उगला। राकेश की एक भुजा टूट गई।
बाकी सभी लोग भी घायल हो चुके थे, लेकिन यश पूरी तरह शांत खड़ा था, उसके चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कान थी। तुम लोग चींटियों जैसे हो, जल्दी आरव को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो तुम सब मर जाओगे। डेना सिचू का चेहरा गंभीर हो गया, स्थिति उनके लिए बेहद खराब थी। सब लोग घायल थे, अगर यश सच में मारने लगा तो अभी किसी की भी मौत हो सकती थी। आरव ने जाते समय उसे इन सब का नेता बनाया था, इसलिए उसे सबकी जान की जिम्मेदारी लेनी थी। वो बोली, तुम सब जल्दी जाओ और आरव को ढूंढो, मैं उसे रोकती हूँ। जॉकी ने सिर हिलाया, नहीं, हम नहीं जा सकते। बाकी सभी लोग भी सहमत थे। जब सब मिलकर भी उसे नहीं हरा पा रहे थे, तो एक व्यक्ति को छोड़ना और भी खतरनाक होता। डेना सिचू गुस्से से बोली, बकवास मत करो, जल्दी जाओ, मैं उसे थोड़ी देर के लिए रोक सकती हूँ। इस बार उसने वॉइस ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया। इतना कहकर उसने एक लाल रंग की गोली निकाली और निगल ली। वो थी ड्रैगन ब्लड ट्रेजर पिल। यह आरव ने ड्रैगन ब्लड की आखिरी बूंद से बनाई थी। उसने ये डेना सिचू और शैली को दी थी और कहा था, इसे खाते ही तुरंत हेवनली ट्रिब्यूलेशन शुरू हो जाएगी। पहले शैली ने आशिफ से लड़ते समय यही तरीका अपनाया था और ट्रिब्यूलेशन के जरिए इमॉर्टल रेल्म में असेंशन किया था। अब डेना सिचू के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। गोली निगलते ही उसकी ऑरा अचानक तेजी से बढ़ने लगी। जल्द ही आसमान में काले बादल छा गए और बिजली इकट्ठी होने लगी। यश ने शुरू में ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि चाहे डेना सिचू कोई भी गोली खाए, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जल्द ही स्थिति पूरी तरह बदल गई। हेवनली ट्रिब्यूलेशन सच में शुरू हो गई। अपने गोल्डन इमॉर्टल बॉडी के कारण यश को ट्रिब्यूलेशन से डर नहीं था। लेकिन अगर हेवनली डाउ को पता चल जाता कि एक इमॉर्टल यहाँ मौजूद है, तो उसे तुरंत इमॉर्टल रेल्म में वापस भेज दिया जाता। और इससे उसके मास्टर के लिए परेशानी खड़ी हो जाती। उसका मास्टर शायद उसे कभी माफ नहीं करता। इसलिए उसने वही किया जो पहले आशिफ ने किया था। वो तुरंत पीछे हट गया ताकि हेवनली डाउ उसे महसूस न कर सके। लेकिन डेना सिचू का उद्देश्य ही यही था कि सबको भागने का मौका मिले। वो तुरंत उसके पीछे पीछे दौड़ी। अजीब दृश्य बन गया। एक इमॉर्टल आगे भाग रहा था और एक कल्टिवेटर पीछे उसका पीछा कर रहा था। आसमान में गरजती बिजली दोनों का पीछा कर रही थी। वेदिका ने आह भरकर कहा, चलो जल्दी चलते हैं, सिचू दीदी की कोशिश बेकार नहीं जानी चाहिए। सबके चेहरे भारी हो गए। वे जानते थे कि डेना सिचू असल में इमॉर्टल रेल्म जाना नहीं चाहती थी। अगर चाहती तो बहुत पहले ट्रिब्यूलेशन पार कर सकती थी। लेकिन उसने आज ये कदम सिर्फ इसलिए उठाया ताकि वे सब बचकर निकल सकें। अब जब स्थिति ऐसी हो चुकी थी, तो वे तुरंत उड़कर पूर्व दिशा की ओर निकल गए। सब जानते थे, इस समस्या को केवल आरव ही हल कर सकता है। उधर यश कई बार उनका पीछा करना चाहता था, लेकिन डेना सिचू लगातार उसका रास्ता रोक रही थी। हालांकि इमॉर्टल की गति बहुत तेज थी, लेकिन हेवनली ट्रिब्यूलेशन पूरे क्षेत्र को ढक चुकी थी। वो उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अगर हेवनली डाउ को पता चल गया, तो वो तुरंत इमॉर्टल रेल्म भेज दिया जाता। इतना ही नहीं, उसने अपनी ताकत भी दबाकर एक साधारण कल्टिवेटर के स्तर तक कर दी थी। इसलिए वो डेना सिचू को पार नहीं कर पा रहा था। वो बस इंतजार करता रहा। लेकिन यश ज्यादा चिंतित नहीं था। आखिर यह एक लो लेवल वर्ल्ड था। उसे भरोसा था कि वे लोग उससे बच नहीं सकते। आसमान में गरजती बिजली के बीच डेना सिचू की ट्रिब्यूलेशन शुरू हुई। हिमानी और शैली की तरह उसने भी 6 हेवनली ट्रिब्यूलेशंस का सामना किया। उसकी अपनी ताकत के साथ साथ 2 चीट लाइक आर्टिफैक्ट्स भी थे, मीटियोराइट गॉड और ग्रीनवुड स्पिरिट लिक्विड। इसलिए पूरी प्रक्रिया में कोई बड़ा खतरा नहीं आया। करीब 15 मिनट बाद ट्रिब्यूलेशन खत्म हो गई। आसमान से 7 कलर्ड स्पिरिचुअल क्लाउड नीचे उतरी। सामान्य तौर पर कल्टिवेटर्स ट्रिब्यूलेशन पार करके बहुत खुश होते हैं, लेकिन डेना सिचू का चेहरा उदास था। उसके दिल में सबसे अच्छा विकल्प ये होता कि वह अपने प्रिय के साथ ट्रिब्यूलेशन पार करे। लेकिन अब उसे अकेले जाना पड़ रहा था। उसने पूर्व दिशा की ओर लंबे समय तक देखा। उसकी आंखों में गहरी लालसा थी। आरव, मैं जा रही हूं, तुम जल्दी आना। वह धीरे से बुदबुदाई, फिर उसका शरीर तेजी से ऊपर उठने लगा। कुछ ही क्षण में वह पूरी तरह गायब हो गई। आसमान के बादल हट गए और आकाश फिर से साफ हो गया। यश ने लंबी सांस ली। धत, देखते हैं अब तुम लोग कहाँ भागते हो।
अब हेवनली ट्रिब्यूलेशन खत्म हो चुकी थी। उसने अपनी पूरी शक्ति वापस ले ली और तुरंत पूर्व दिशा की ओर उड़ गया। उधर वीना, सिमरन, राकेश और बाकी लोग तेजी से भाग रहे थे, लेकिन उनके पास शटल जैसी गति नहीं थी। वे साधारण कल्टिवेटर्स थे। वे इमॉर्टल्स से तेज नहीं भाग सकते थे। तभी एक आकृति अचानक उनके सामने प्रकट हुई। यश ने रास्ता रोक लिया और तिरस्कार से मुस्कुराया। तुम चींटियों का झुंड, क्या सच में सोचते हो कि इस इमॉर्टल की हथेली से बच सकते हो? राकेश ने तलवार कसकर पकड़ी। बूढ़े आदमी, इतना घमंड क्यों कर रहे हो? ज्यादा से ज्यादा मर ही जाएंगे। बाकी लोग भी मौत तक लड़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उसी क्षण यश का चेहरा अचानक बदल गया। फिर उसने सभी को छोड़ दिया और तेजी से पूर्व दिशा की ओर उड़ गया। यश को युग का मदद के लिए भेजा गया संदेश मिलते ही वो चौंक गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस लो लेवल वर्ल्ड में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो एक इमॉर्टल को इतनी बुरी स्थिति में पहुंचा दे। जब उसे पता चला कि सामने वाला जीवन मरण की स्थिति में है, तो वह राकेश और बाकी लोगों की परवाह किए बिना तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ा। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि समुद्र पर सिर्फ युग की लाश तैर रही थी और सामने एक युवक खड़ा था। आखिर वह सच में मर गया। यश के लिए इस हैरानी को शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल था। उसे लगा था कि इस वर्ल्ड में आने के बाद वे देवताओं जैसे होंगे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उनमें से एक इतनी जल्दी मर जाएगा। अपने अंदर की हैरानी को दबाते हुए उसने तीखी नजरों से आरव को देखा। हालांकि सामने वाला शक्तिशाली लग रहा था, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उसकी ताकत राकेश और बाकी लोगों से थोड़ी ही ज्यादा थी। ऐसा व्यक्ति आखिर किसी इमॉर्टल को कैसे मार सकता था? क्या तुमने युग को मारा है? आरव अब पूरी तरह शांत हो चुका था। उसने समुद्र पर तैरती लाश की ओर इशारा किया। अगर तुम इस आदमी की बात कर रहे हो, तो हाँ, मैंने ही मारा है। ये कैसे संभव है? तुम उसे कैसे मार सकते हो? यश को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। आखिर युग की ताकत उसके बराबर थी, और वह सेकंड टायर इमॉर्टल अरे मास्टर भी था। सेलेस्टियल रेल्म का एक इमॉर्टल आखिर किसी साधारण कल्टिवेटर के हाथों कैसे मर सकता था? आरव ने ठंडे स्वर में कहा, विश्वास नहीं होता तो खुद अनुभव कर लो। अगर यह कहीं और होता, यहाँ तक कि कुंडलन इमॉर्टल रेल्म में भी, तो आरव सबसे पहले भागने के बारे में सोचता। लेकिन यहाँ नहीं, यह अर्थ थी, उसका घर, यहीं उसका परिवार और प्रियजन रहते थे। वह यश को यहाँ नुकसान करने नहीं दे सकता था, इसलिए उसने पहले हमला किया। उसके हाथ में ड्रैगन ब्लेड चमका और 10 मीटर लंबी तलवार जैसी रोशनी निकलकर जोर से यश की ओर गिरी। युग की लाश देखकर यश पहले ही सतर्क था, लेकिन जब उसने आरव की ताकत को महसूस किया तो उसे लगा कि वह बस कल्टिवेशन वर्ल्ड के स्तर की शक्ति है। फिर भी वह सावधान रहा। उसने कलाई घुमाई और उसके हाथ में इमॉर्टल स्वॉर्ड प्रकट हो गई। आमतौर पर किसी इमॉर्टल के पास भी इमॉर्टल आर्टिफैक्ट होना जरूरी नहीं होता, लेकिन आशिफ की मौत के बाद येलो रोब इमॉर्टल किंग ने युग और यश दोनों को एक एक इमॉर्टल स्वॉर्ड दी थी। एक चमक हुई, ड्रैगन ब्लेड और इमॉर्टल स्वॉर्ड आपस में टकराईं। कड़क, और तुरंत ही ड्रैगन ब्लेड 2 टुकड़ों में टूट गई। आरव चौंक गया। ड्रैगन ब्लेड हमेशा अटूट रही थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि आज यह ऐसे टूट जाएगी। लेकिन सोचने पर यह स्वाभाविक था। आखिर ड्रैगन ब्लेड असल में ड्रैगन किंग हॉल की चाबी थी, जबकि सामने वाला असली इमॉर्टल आर्टिफैक्ट था। स्तर में फर्क होना तय था, फिर भी ड्रैगन ब्लेड लंबे समय से उसके साथ थी, इसलिए उसने उसके टूटे हुए हिस्से उठाकर संभाल लिए। यश हंसकर बोला, बस इतनी ही ताकत है तुम्हारी? एक वार के बाद उसकी सतर्कता काफी कम हो गई थी। आरव मजबूत था, लेकिन उसके लिए कोई खतरा नहीं था। वो समझ नहीं पा रहा था कि युग आखिर मरा कैसे। क्या पीछे कोई छिपा हुआ मास्टर है? ये सोचकर उसने तुरंत अपना डिवाइन सेंस चारों ओर फैलाया। विशाल समुद्र पर कोई जहाज नहीं था, सिर्फ 10 मील दूर एक महिला खड़ी थी, वह भी साधारण कल्टिवेटर थी। कहीं कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं था। यश ने ठंडी आवाज में कहा, लड़के, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि युग को तुमने मारा या नहीं। अभी तुरंत इमॉर्टल किंग का खजाना मुझे दे दो। युग की मौत और बाकी घटनाओं से उसने पहले ही समझ लिया था कि सामने वाला वही व्यक्ति है जिसे वह ढूंढ रहा था। आरव, बाकी सब चीजें महत्वहीन थीं, मुख्य बात थी इमॉर्टल किंग का खजाना वापस ले जाना। अगर मिशन पूरा हो गया तो उनकी स्थिति सेलेस्टियल रेल्म में बहुत ऊपर चली जाएगी।
आरव चिल्लाया, लेना है तो आकर ले लो। इतना कहते ही हेवनली थंडर पर्ल हवा में उड़ गया। फिर उसके सामने 10 मीटियोराइट गॉड्स एक लाइन में आ गए। उनमें भरी हुई हेवनली लाइटनिंग की शक्ति अचानक बाहर निकलने लगी। इन गॉड्स ने अभी अभी वो बिजली अब्जॉर्ब की थी जिससे कीर्ति ने असेंशन किया था, इसलिए वे ऊर्जा से भरे हुए थे। हेवनली थंडर पर्ल से गड़गड़ाहट हुई और सुनहरी बिजली यश पर टूट पड़ी। बिजली का जाल बन गया जिसकी शक्ति पहले वाली ट्रिब्यूलेशन से कम नहीं थी। तो ये हेवनली लाइटनिंग है। यश पहले थोड़ा चौंका लेकिन फिर शांत हो गया। उसे सबसे ज्यादा डर हेवनली डाउ से था, इन बिजली के वारों से नहीं। आखिर ये लोअर रेल्म की लाइटनिंग थी जो इमॉर्टल रेल्म की लाइटनिंग से कई गुना कमजोर थी। उसने तलवार घुमाई, टूट जाओ। उसकी इमॉर्टल स्वॉर्ड से निकली रोशनी ने हवा में बिजली को काट दिया। भीषण धमाका हुआ। ये बिजली यमक के खिलाफ बेहद शक्तिशाली थी और सामान्य लोगों के लिए विनाशकारी होती। लेकिन यश जैसे अलूसरी इमॉर्टल पर उसका असर बहुत कम था। उसकी शक्तिशाली इमॉर्टल स्वॉर्ड ने सारी बिजली काटकर हवा में खत्म कर दी। इसके बाद चाहे हेवनली थंडर पर्ल कितनी भी बिजली भेजे, वो सब उसकी तलवार से टूट जाती। यश जोर से हंसा। देख लिया, तुम चाहे जितनी चालें चल लो, इस इमॉर्टल को कोई खतरा नहीं पहुंचा सकते। आरव भी थोड़ा हैरान था। उसने नहीं सोचा था कि 10 मीटियोराइट गॉड्स खाली करने के बाद भी दुश्मन को कोई नुकसान नहीं होगा। उसने कहा, तो इसे भी देख लो, अगर बिजली काम नहीं कर रही तो आग आजमाते हैं। उसने उंगली से इशारा किया। एक गहरी नीली लौ बिजली की तरह निकलकर यश की ओर गई। यश की आंखें चमक उठीं। ये स्ट्रेंज फायर है। वो तुरंत पहचान गया, ये बर्निंग हेवन पर्पल फ्लेम लॉन्जेविटी एक्सटेंडिंग फ्लेम थी। इमॉर्टल रेल्म में भी स्ट्रेंज फायर दुर्लभ खजाना होता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस युवक के पास इतने खजाने होंगे। वो हंसकर बोला, तुम में कुछ काबिलियत तो है, लेकिन दुर्भाग्य से ये लोअर रेल्म है, तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इतना कहकर उसने तलवार चलाई, लेकिन इस बार उसने किसी व्यक्ति पर नहीं बल्कि सामने की स्पेस पर वार किया। एक वार में ही उसने स्पेस को 1 फुट लंबा फाड़ दिया। लौ सीधे उस दरार में समा गई और गायब हो गई। आरव कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसे समझ आया, अर्थ का स्पेस लेवल बहुत कमजोर है, इसलिए यश आसानी से उसे फाड़ सकता है। इमॉर्टल रेल्म में यह इतना आसान नहीं होता। ये तरीका कुछ वैसा ही था जैसा पहले यमन ने किया था, और स्ट्रेंज फायर से निपटने का सबसे अच्छा तरीका भी यही था। हालांकि आरव ने स्ट्रेंज फायर की मूल ज्वाला इस्तेमाल नहीं की थी, फिर भी नुकसान हुआ था, इसलिए उसने उसे फिर इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की। यश हंसकर बोला, लड़के, और कौन सी चालें हैं तुम्हारे पास, सब निकाल लो। वो हमला करने की जल्दी में नहीं था। पहला कारण, उसे शक था कि आरव के पीछे कोई शक्तिशाली व्यक्ति हो सकता है। दूसरा, इमॉर्टल किंग का खजाना लिए बिना वो उसे मारना नहीं चाहता था। लेकिन तभी उसने देखा, आरव ने बाकी सब तरीके छोड़ दिए और सीधे मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ गया। उसी समय उसके पीछे 2 और आकृतियां प्रकट हुईं। दोनों बिल्कुल आरव जैसे थे। एक ही कल्टिवेशन, एक ही ऑरा। ये साफ था कि यह पूरी तकनीक थी। 1 ची ट्रांसफॉर्म्स इनटू 3 प्योर वंस। यश एक पल के लिए चौंका। फिर उसने उपहास से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने नहीं सोचा था कि तुम जैसे साधारण कल्टिवेटर के पास भी डाउ बॉडी होगा। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, चीटी चाहे 1 हो या 3, चीटी ही रहती है। आरव ने इस समय 1 ची ट्रांसफॉर्म्स इनटू 3 प्योर वंस तकनीक का इस्तेमाल यूं ही नहीं किया था। उसकी योजना थी कि वह किसी भी कीमत पर यश के करीब पहुंचे, चाहे इसके लिए अपनी जान भी क्यों न जोखिम में डालनी पड़े। और जैसे ही मौका मिले, उसे सीधे ड्रैगन किंग पैलेस के अंदर खींच ले। एक बार अगर वह अपनी उस छोटी वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाए, तो वहां आरव लगभग भगवान जैसा हो जाता है और दुश्मन से निपटना बहुत आसान हो जाता। उसने इतना जोखिम भरा फैसला इसलिए लिया था क्योंकि ड्रैगन किंग पैलेस अब अपग्रेड हो चुका था। पहले उसका स्पेस बहुत कमजोर था और इमॉर्टल्स को रोक नहीं सकता था। योजना अच्छी थी, लेकिन उसे पूरा करना बेहद मुश्किल था। इमॉर्टल्स उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। यश ने तिरस्कार से मुस्कुराकर लगातार 3 मुक्के मारे। उसकी गति इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था जैसे तीनों मुक्के एक साथ मारे गए हों। धड़ाम, 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 3 भारी आवाजें हुई। आरव दूर जा गिरा और उसके होंठों के कोने से खून निकल आया।
जबकि बाकी 2 डाउ बॉडीज तुरंत गायब हो गईं। असल में आरव ने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की थी। दोनों के बीच ताकत का अंतर बहुत ज्यादा था। यश ने आश्चर्य से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जैसे छोटे लड़के का शरीर भी इतना मजबूत है। तो तुम एक बॉडी रिफाइनमेंट कल्टिवेटर भी हो। इतनी कम उम्र में इतनी ताकत होना बहुत दुर्लभ था। अगर आरव इमॉर्टल रेल्म पहुंच जाता तो उसका भविष्य बेहद उज्ज्वल होता। लेकिन दुर्भाग्य से उसने इमॉर्टल किंग के खजाने पर नजर डाल दी थी। आरव ने मुंह के पास का खून पोंछा और पूछा, यह इमॉर्टल किंग कौन है जिसके बारे में तुम बार बार बात कर रहे हो? वो सच में परेशान था। इतने लोग उसके पीछे पड़े थे, लेकिन उसे ये तक नहीं पता था कि दुश्मन कौन है। यश ने होंठ सिकोड़कर कहा, तुम सेलेस्टियल किंग का नाम जानने के योग्य नहीं हो। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं। अभी खजाना दे दो तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। आरव ने सिर हिलाया, मुझे नहीं पता तुम किस खजाने की बात कर रहे हो। और मेरे पास कोई खजाना नहीं है, यश गुस्से से बोला। जिद्दी मूर्ख, अगर तुम नहीं दोगे तो मैं खुद ले लूंगा। उसने अपनी इमॉर्टल स्वॉर्ड वापस रख दी और अपना बड़ा हाथ आरव की ओर बढ़ाया। उसका इरादा अभी उसे मारने का नहीं था, पहले वो ट्रेजर ढूंढना चाहता था। जरूरत पड़ी तो वो सोल सर्च भी कर सकता था, खजाना मिल जाने के बाद। न सिर्फ आरव, बल्कि इस बात को जानने वाला हर व्यक्ति मारा जाएगा, ताकि भविष्य में कोई परेशानी न रहे। उसका हाथ धीरे धीरे आरव के गले के पास पहुंचने लगा। लेकिन उसी क्षण एक ठंडी चमक दिखाई दी। आरव पहले ही यश की सोच समझ चुका था। खजाना देना संभव नहीं था, और दुश्मन को जिंदा छोड़ना भी नहीं। उसने अपने सारे ट्रम्प कार्ड्स इस्तेमाल कर लिए थे, लेकिन फिर भी जीत नहीं पाया। अब केवल एक ही रास्ता बचा था, पूरा जोर लगाकर अचानक हमला करना। इस बार उसने बिल्कुल भी ताकत नहीं छिपाई। ड्रैगन ब्लेड की जगह उसने युग की इमॉर्टल स्वॉर्ड निकाल ली। उसकी तलवार की रोशनी चमकी और आसपास का स्पेस कांपने लगा। यश की आंखों में हैरानी आ गई। उसे समझ नहीं आया कि सामने वाला अभी तक अपनी ताकत छिपा रहा था। एक साधारण कल्टिवेटर इतनी ताकत कैसे रख सकता है? अभी तक जो शक्ति उसने दिखाई वह उसके और युग के बराबर थी। यश को अब समझ आया कि उसका पहले का अंदाजा गलत था। कोई छिपा हुआ मास्टर नहीं था, सामने खड़ा ये युवक ही असली शक्तिशाली व्यक्ति था। तलवार उसके ऊपर गिरने वाली थी। यश ने तुरंत अपनी लॉन्जेविटी इमॉर्टल एसेंस चलाई। वो पीछे हटने लगा, लेकिन आरव की गति बहुत तेज थी। वह पूरी तरह बच नहीं पाया, इसलिए उसने अपनी प्रोटेक्टिव इमॉर्टल एनर्जी को पूरी ताकत से सक्रिय किया और वार झेल लिया। छपाक, खून उछल गया। यश का शरीर हवा में दूर जा गिरा। आरव ने सिर हिलाया। परिणाम वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। पहले उसने आशिफ को एक ही वार में मार दिया था क्योंकि वो पूरी तरह लापरवाह था। लेकिन अब स्थिति अलग थी। युग की मौत ने यश को पहले ही सावधान कर दिया था, इसलिए तलवार ने सिर्फ उसकी छाती पर 1 फुट लंबा घाव बनाया। लेकिन वो मरा नहीं। यश गुस्से से चिल्लाया, लड़के, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। वो बेहद हैरान था। अगर कोई पहले कहता कि कोई कल्टिवेटर उसे घायल कर सकता है तो वह कभी विश्वास नहीं करता। लेकिन अब ये सच हो चुका था। आरव बोला, तुम ही तो हमें मारने की योजना बना रहे थे। दुर्भाग्य से तुम बच गए। उसने आह भरी। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस बार सेलेस्टियल रेल्म से 2 इमॉर्टल्स आएंगे। यश ने कहा, अभी तुरंत इमॉर्टल किंग का खजाना दे दो, वरना अगर मैं तुम्हें नहीं भी मार पाया तो तुम्हारे आसपास के लोग नहीं बचेंगे। अब वो समझ चुका था कि वो आरव को मार नहीं सकता, इसलिए उसने ब्लैकमेल का सहारा लिया। उसने सोचा, इस वर्ल्ड में आरव के जरूर कुछ लोग होंगे जिनकी उसे परवाह है, जैसे वो महिला कल्टिवेटर जो दूर से लड़ाई देख रही थी। आरव ठंडी हंसी हंसा, मुझे ब्लैकमेल करोगे? दुर्भाग्य से अब तुम्हारे पास मौका ही नहीं है। यश चौंक गया, क्या मतलब? अगर मैं जाना चाहूं तो क्या तुम मुझे रोक सकते हो? आरव ने आसमान की ओर इशारा किया, तुम्हें क्या लगता है? कुछ ही क्षणों में आसमान काले बादलों से भर गया। बादल इतने गहरे थे जैसे काली कड़ाही का तल। बिजली गरजने लगी। एक भयानक दबाव पूरे समुद्र पर छा गया। यश घबरा गया। ये हेवनली ट्रिब्यूलेशन है। अभी थोड़ी देर पहले ही उसने डेना सिचू की ट्रिब्यूलेशन देखी थी, और अब एक और शुरू हो गई। सबसे बड़ी समस्या ये थी,
अगर आरव असेंशन करके इमॉर्टल रेल्म चला गया तो इमॉर्टल किंग का खजाना हमेशा के लिए खो जाएगा। लेकिन वह उसे रोक भी नहीं पा रहा था। स्थिति बेहद कठिन हो गई थी। यश बहुत चालाक था। उसने तुरंत फैसला किया, उसे अभी तुरंत भागकर स्पेशल पैसेज से वापस जाना चाहिए और इमॉर्टल किंग को ये खबर देनी चाहिए। भले ही खजाना न मिले, कम से कम वो अपनी जान तो बचा सकता है। ये सोचकर वो मुड़ा और भागने लगा, लेकिन हेवनली ट्रिब्यूलेशन पास ही थी। इसलिए उसे अपनी कल्टिवेशन वर्ल्ड के स्तर तक दबानी पड़ी। अगर हेवनली डाउ उसे पहचान लेता तो वह तुरंत इमॉर्टल रेल्म भेज दिया जाता। योजना अच्छी थी, लेकिन उसने एक चीज भूल गया, आरव की असली ताकत। अगर यश अपनी पूरी ट्रू इमॉर्टल शक्ति रखता तो आरव उसे पकड़ नहीं सकता था। लेकिन जैसे ही उसने अपनी ताकत दबाई, स्थिति पूरी तरह उलट गई। अब आरव उससे तेज हो गया। उसने फिर 1 ची ट्रांसफॉर्म्स इनटू 3 प्योर वंस का इस्तेमाल किया। 3 आरव 3 दिशाओं से उसे घेरने लगे। पहले यश आसानी से डाउ बॉडीज को हरा सकता था क्योंकि आरव अपनी ताकत छिपा रहा था। लेकिन अब स्थिति उलट चुकी थी। आरव पूरी ताकत में था और यश को अपनी शक्ति दबानी पड़ रही थी। बस कुछ ही पलों में एक डाउ बॉडी ने उसे लात मारकर गिरा दिया। फिर असली आरव ने उसका गला पकड़ लिया। तुम क्या करने वाले हो? यश की आंखों में डर भर गया। फिर भी वह अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अगर वह इमॉर्टल रेल्म में जबरन भेज दिया गया तो इमॉर्टल किंग का राज सबके सामने खुल जाएगा और उसका परिणाम वह बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता था। आरव ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम लोग बार बार खुद ही मुसीबत बनकर मेरे पास आते हो और अब मुझसे पूछ रहे हो कि मुझे क्या चाहिए? उसके भीतर तुरंत किलिंग इंटेंट उभर आया और वह सामने खड़े आदमी को खत्म करने ही वाला था। लेकिन तभी आसमान से अचानक एक भयंकर गरज सुनाई दी। अगले ही क्षण हवा में एक विशाल डिस्ट्रक्टिव ऑरा फैल गई। आरव का शरीर हल्का सा कांप उठा। उसने पहले भी कई बार हेवनली ट्रिब्यूलेशन देखी थी, इसलिए वह उस दिव्य शक्ति की अनुभूति से परिचित था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। जब हिमानी, शैली और कीर्ति अपनी ट्रिब्यूलेशन से गुजर रही थी, तब उनकी लाइटनिंग में भले ही अपार शक्ति थी, पर उसमें स्वर्ग और पृथ्वी की गरिमा और पवित्रता महसूस होती थी। लेकिन इस बार हवा में जो शक्ति फैली हुई थी, वह पूरी तरह विनाश से भरी हुई थी। आरव ने सिर उठाकर आकाश की ओर देखा। पूरे आकाश में काले थंडर क्लाउड्स छाए हुए थे। सबसे विचित्र बात यह थी कि उन बादलों में घूमती हुई बिजली भी काली थी। वे विशाल काले अजगरों की तरह दिख रही थी और उनसे भयानक विनाश की आभा निकल रही थी। ये दृश्य देखकर आरव पूरी तरह हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग इतनी असामान्य होगी। आमतौर पर सभी की लाइटनिंग सुनहरी होती थी, लेकिन उसकी पूरी तरह काली थी और बेहद डरावनी लग रही थी। तभी उसके कानों में किसी की घबराई हुई आवाज़ पड़ी, यह एक्सटिंक्शन लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन है। यह आवाज़ यश की थी। इस समय उसके चेहरे पर भय साफ दिखाई दे रहा था, मानो उसने कोई अत्यंत भयानक चीज़ देख ली हो। आरव पहले तो उसे एक ही वार में खत्म करने वाला था, लेकिन अब उसने तलवार रोक ली। आखिर यश एक इमॉर्टल था और उसका ज्ञान उससे कहीं अधिक था। आरव ने पूछा, एक्सटिंक्शन लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन का क्या मतलब है? यश ने घबराकर लार नीली और कांपती आवाज में बोला, यह असल में सिर्फ एक लेजेंड माना जाता था। कहा जाता है कि अगर किसी कल्टिवेटर की शक्ति इतनी अधिक हो जाए कि वह स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों के विरुद्ध हो जाए, तो उसे ये ट्रिब्यूलेशन झेलनी पड़ती है। तब आकाश से विनाशकारी बिजली उतरती है जो उसे पूरी तरह मिटा देती है। इमॉर्टल रेल्म में इस एक्सटिंक्शन लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन की कहानी तो हर कोई जानता है, लेकिन किसी ने इसे वास्तव में कभी नहीं देखा, इसलिए लोग इसे सिर्फ कहानी समझते थे। यश ने डर से आरव की ओर देखा। उसे अब समझ आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। उसने कहा कि कल्टिवेटर और इमॉर्टल के बीच शक्ति का बहुत बड़ा अंतर होता है। फिर भी आरव, जो केवल ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग स्टेज के पीक पर था, एक नासेंट इमॉर्टल जैसे यश से टक्कर ले रहा था। ये दिखाता है कि उसकी प्रतिभा कितनी असाधारण है। ऐसे में ये स्वाभाविक है कि स्वर्ग स्वयं उसे नष्ट करना चाहे। अब यश पूरी तरह डर चुका था। उसने घुटनों के बल गिरते हुए कहा, मुझे जाने दो। ये ट्रिब्यूलेशन कोई भी पार नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ रहा तो निश्चित रूप से मर जाऊंगा। कृपया मुझे जाने दो। अपनी जान बचाने के लिए उसने इमॉर्टल होने की सारी प्रतिष्ठा छोड़ दी और दया की भीख मांगने लगा। आरव ने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। उसने कभी नहीं सोचा था कि वेपर एनर्जी की साधना करने का ऐसा भी परिणाम हो सकता है, लेकिन अब सोचने का समय नहीं था। जो होना था वह सामने था।
और उसे इस विनाशकारी ट्रिब्यूलेशन का सामना करना ही था। इतने में आकाश में लाइटनिंग पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। अचानक एक मोटी बिजली आसमान से नीचे गिरी, वह भी कीर्ति की ट्रिब्यूलेशन जैसी ही मोटाई की थी, लगभग एक एडल्ट आदमी की जांघ जितनी मोटी, लेकिन उसकी शक्ति कहीं अधिक भयानक थी। उसमें ऐसा विनाशकारी दबाव था कि उसे महसूस करते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। आरव ने यश को जाने नहीं दिया। उसने तुरंत हाथ उठाकर उसकी कल्टिवेशन सील कर दी और फिर अपनी इमॉर्टल स्वॉर्ड घुमाकर उस बिजली पर वार किया। एक जबरदस्त धमाके के साथ तलवार की ऊर्जा बिजली से टकराई और उसे हवा में ही तोड़ दिया, लेकिन उस टक्कर से आरव के हाथ सुन्न हो गए और वह 7-8 कदम पीछे लड़खड़ा गया। उसकी आंखों में हैरानी भर गई। उसे साफ याद था कि कीर्ति की गोल्डन लाइटनिंग को वह अपने शरीर से भी झेल सकता था, लेकिन ये काली लाइटनिंग उससे कम 10 गुना अधिक शक्तिशाली थी। सेलेस्टियल स्वॉर्ड का उपयोग करने के बावजूद वह मुश्किल से एक ही वार रोक पाया। अब उसे समझ आ गया कि इसे एक्सटिंक्शन लाइटनिंग क्यों कहते हैं। ये वास्तव में किसी को मिटा देने वाली शक्ति थी। लेकिन जो ट्रिब्यूलेशन खुद उसने पैदा की थी, उससे भागने का कोई रास्ता नहीं था। चाहे जितनी कठिन क्यों न हो, उसे इसका सामना करना ही था। उसने हाथ हिलाया और अपने पास 10 मीटियोर गॉड्स निकाल कर रख दिए। उसे महसूस हो गया था कि इस ट्रिब्यूलेशन को केवल अपनी ताकत से पार करना लगभग असंभव है। उसे इन खास आर्टिफैक्ट्स का सहारा लेना पड़ेगा। नीचे पड़ा यश अभी भी विनती कर रहा था, कोई फायदा नहीं है। चाहे जितनी कोशिश कर लो, अंत में तुम्हें मरना ही है। कृपया मुझे जाने दो। आरव ने उसे घूर कर कहा, चुप रहो। उसकी आंखें आसमान पर टिकी थीं और उनमें जबरदस्त लड़ने की इच्छा जल रही थी। साधारण ट्रिब्यूलेशन के मुकाबले इस एक्सटिंक्शन लाइटनिंग के बीच का समय बहुत कम था। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग उसे सांस लेने का भी मौका नहीं देना चाहता। केवल 2 सांसों के बाद दूसरी लाइटनिंग गिर पड़ी। आरव ने अपनी इमॉर्टल स्वॉर्ड से एक बोल्ट को रोका, जबकि दूसरा बोल्ट पास रखे मीटियोर गॉड में समा गया। यश ये देखकर स्तब्ध रह गया। उसने पहले इस गॉड को लाइटनिंग छोड़ते हुए देखा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह लाइटनिंग को अब्जॉर्ब भी कर सकता है और फिर उसे दोबारा इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसके बाद कुछ समय तक वही क्रम चलता रहा। जब भी लाइटनिंग गिरती, आरव अपनी पूरी ताकत से उसका सामना करता और बाकी बिजली मीटियोर गॉड्स अब्जॉर्ब कर लेते। इस तरह ट्रिब्यूलेशन धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई 6ठे स्तर तक पहुंच गई। अचानक 6 मोटी लाइटनिंग बोल्ट्स एक साथ आसमान से उतरी। आरव ने एक को रोका और बाकी 5 सीधे मीटियोर गॉड्स पर गिरी। इस बार स्थिति अलग थी। गॉड्स ने बिजली को अब्जॉर्ब तो किया, लेकिन उसकी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि वे उसे संभाल नहीं पाए। लगातार क्रैक की आवाज के साथ 5 गॉड्स एक एक करके फट गए। आरव का दिल कस गया। उसे समझ आ गया कि एक्सटिंक्शन लाइटनिंग की शक्ति इतनी अधिक है कि एक गॉड केवल एक ही बोल्ट सह सकता है। अगर उसने पहले से ज्यादा गॉड्स तैयार किए होते, तो शायद स्थिति कुछ सुरक्षित होती, लेकिन उसे क्या पता था कि उसे ऐसी भयानक ब्लैक हेवनली लाइटनिंग का सामना करना पड़ेगा। उसने फिर आसमान की ओर देखा और उम्मीद की कि शायद ट्रिब्यूलेशन यहीं खत्म हो जाए, लेकिन ये केवल उसकी कल्पना थी। काले बादल अभी भी वैसे ही घने थे और उनमें कोई कमी नहीं आई थी। अचानक 7वां स्तर शुरू हो गया। इस बार पहले की तरह 12 ब्लैक लाइटनिंग बोल्ट्स एक साथ नीचे उतरे। आरव के दिल में ठंडक दौड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस बार इसे सह पाएगा या नहीं। फिर भी उसने पूरी ताकत से अपनी इमॉर्टल स्वॉर्ड घुमाई और एक बोल्ट रोक दिया। इसके बाद बचे हुए 5 मीटियोर गॉड्स भी तुरंत फट गए। वे अपनी सीमा तक पहुंच चुके थे, लेकिन इसके बावजूद अभी भी 6 लाइटनिंग बोल्ट्स बची थीं जो सीधे उसकी ओर गिर रही थीं। यश इतना डर गया कि उसने तुरंत आंखें बंद कर लीं। वह मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि आरव बिजली से मर जाए और वह खुद किसी तरह बच जाए। लेकिन अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसका शरीर पकड़कर हवा में उठा लिया है। उसने आंखें खोलीं और भय से चिल्लाया, तुम कमीने, तुम मुझे ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। उसे अब समझ आ गया था कि आरव उसे छोड़ने वाला नहीं है, बल्कि उसे ह्यूमन शील्ड बनाकर लाइटनिंग रोकने वाला है। पहली लाइटनिंग उसके शरीर पर गिरी। आश्चर्य की बात यह थी कि नासेंट इमॉर्टल का शरीर वास्तव में बहुत मजबूत था। वह पहला वार सह गया। दूसरी और तीसरी लाइटनिंग भी वह झेल गया, लेकिन जब चौथी लाइटनिंग गिरी, तो एक जोरदार धमाके के साथ उसका शरीर पूरी तरह टूटकर बिखर गया। उसका कोई निशान तक नहीं बचा। आरव ने तुरंत मौके का फायदा उठाया। उसने यश के शरीर से 4 लाइटनिंग बोल्ट्स रोक दी, जिससे अब केवल 2 बोल्ट्स बची थीं। वे सीधे उसके शरीर पर गिरीं।
काली लाइटनिंग की शक्ति इतनी भयानक थी कि जैसे ही वह शरीर से टकराई, उसका मांस और खून तुरंत फटने लगा। लेकिन सौभाग्य से आरव का बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक पहले ही ग्रेट परफेक्शन तक पहुंच चुका था। उसका शरीर असाधारण रूप से मजबूत था, इसलिए वह किसी तरह उन 2 लाइटनिंग बोल्ट्स को भी सह गया। आरव पहले ही फायर बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक का अभ्यास 3 बार कर चुका था, इसलिए दर्द सहने की उसकी क्षमता असाधारण थी। जब उस पर लाइटनिंग गिरी तो उसने तुरंत महसूस किया कि यदि वह इस आघात को सहन कर ले तो उसे भारी लाभ मिलेगा। उसकी बॉडी, मेरिडियंस और बोन्स सब बेहद गहराई से टेम्पर हो रहे थे। दूसरे शब्दों में, ये ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग शरीर को मजबूत बनाने का एक बेहतरीन तरीका था, लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या भी थी। इस टेम्परिंग की सीमा नियंत्रित नहीं की जा सकती थी। यदि जरा सी चूक हो जाती तो शरीर के साथ साथ आत्मा भी नष्ट हो सकती थी। आकाश से लगातार लाइटनिंग गिर रही थी, इसलिए आरव के पास सोचने का समय नहीं था। उसने तुरंत ग्रीनवुड एलिक्सिर की एक बोतल निकाली, आधी दवा उसने निगल ली और बाकी को हरे धुएं में बदलकर अपने घावों पर लगा लिया। यह वस्तु वास्तव में ट्रिब्यूलेशन पार करने के लिए एक चीट लाइक आर्टिफैक्ट जैसी थी। उसकी हीलिंग स्पीड इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही लाइटनिंग से हुए घाव लगभग पूरी तरह भर गए। लेकिन आरव को कोई राहत महसूस नहीं हुई। उसने ऊपर देखा, आकाश में काले बादल और भी घने हो रहे थे और उनमें काली बिजली धीरे धीरे इकट्ठा हो रही थी। 9-फोल्ड ट्रिब्यूलेशन के नियम के अनुसार अगली लहर में 24 लाइटनिंग बोल्ट्स गिरने वाले थे। अभी अभी 12 बोल्ट्स ने ही उसे भारी नुकसान पहुंचाया था और मीटेराइट गॉड भी पूरी तरह नष्ट हो चुका था। ऐसे में वो इस अगली लहर का सामना कैसे करेगा? लगभग 10 मील दूर खड़ी सानवी भी इस विनाशकारी ऑरा को महसूस कर पा रही थी। दूरी बहुत ज्यादा होने के बावजूद वो उस डिस्ट्रक्शन एनर्जी से कांप उठी। बाहर से उसका चेहरा शांत और ठंडा दिख रहा था, लेकिन भीतर वह बेहद चिंतित थी। फिर भी ट्रिब्यूलेशन के समय कोई भी मदद नहीं कर सकता था, उसे बस दूर खड़े होकर देखना ही था। आकाश में थंडर लगातार तेज होता जा रहा था, मानो ट्रिब्यूलेशन स्वयं क्रोधित हो रही हो। अचानक 8वीं लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन बनकर तैयार हो गई और एक मोटी काली बिजली भयानक शक्ति के साथ नीचे गिरी। आरव ने जोर से दहाड़ लगाई, आओ, अगर हिम्मत है तो मुझे मारकर दिखाओ। उसकी फाइटिंग स्पिरिट पूरी तरह भड़क उठी थी। उसी क्षण उसने एक योजना बनाई। उसने तुरंत 1 ची ट्रांसफॉर्म्स इनटू 3 प्योर वंस टेक्निक सक्रिय की। उसके पास 2 डाउ बॉडीज प्रकट हो गए। जैसे ही पहली लाइटनिंग गिरी, बाईं ओर का डाउ बॉडी हवा में उछला और उसने मुक्का मारा। मुक्का और लाइटनिंग टकराए और आकाश में एक भयानक विस्फोट हुआ। डाउ बॉडी तुरंत नष्ट हो गया, लेकिन उसने लाइटनिंग को रोक दिया। दूसरी लाइटनिंग गिरी तो दाईं ओर का डाउ बॉडी आगे बढ़ा, जबकि बायां डाउ बॉडी फिर से बन गया। आरव के डाउ बॉडीज लगभग इमॉर्टल जैसे थे। जब तक उसकी शक्ति मौजूद रहती, वह उन्हें फिर से बना सकता था, लेकिन इसके लिए उसकी ट्रू एसेंस का भारी खर्च होता था। इसका मतलब था कि वह अब सीधे अपनी ऊर्जा खर्च करके ट्रिब्यूलेशन से लड़ रहा था। सौभाग्य से उसकी वेपर एनर्जी बेहद शक्तिशाली थी। एक ओर वह तेजी से खर्च हो रही थी, तो दूसरी ओर उतनी ही तेजी से रिकवर भी हो रही थी। इस तरह डाउ बॉडीज बार बार लाइटनिंग से टकराते रहे, नष्ट होते और फिर से जन्म लेते रहे। ये देखने में आसान लग रहा था, लेकिन वास्तव में यह आरव की शक्ति और कल्टिवेशन की बहुत बड़ी परीक्षा थी। आखिरकार 18 लाइटनिंग बोल्ट्स को रोकने के बाद उसके डैंशन की सारी ट्रू एसेंस खत्म हो गई। अब वह डाउ बॉडी को दोबारा बना नहीं सकता था। आरव भारी सांसें ले रहा था। भले ही वह सीधे नहीं लड़ रहा था, लेकिन ये थकावट असाधारण थी। उसी समय आकाश से एक और विशाल लाइटनिंग बोल्ट गिरा। अब उसकी ट्रू एसेंस खत्म हो चुकी थी, इसलिए वह अपनी शक्ति से उसका सामना नहीं कर सकता था। तभी अचानक उसके सिर के ऊपर गहरा नीला फ्लेम इकट्ठा होकर एक फायर शील्ड में बदल गया। ये योजना उसने पहले से बना रखी थी। उसे पता था कि केवल डाउ बॉडी से पूरी ट्रिब्यूलेशन रोकना संभव नहीं होगा, इसलिए उसने स्ट्रेंज फायर को अंतिम रक्षा के रूप में रखा था। ये स्ट्रेंज फायर हवा में थंडर एनर्जी को भी जला सकता था। जब लाइटनिंग और फ्लेम टकराए तो आकाश में थंडर और फायर दोनों फैल गए। कुछ ही क्षणों में फ्लेम शील्ड टूट गया और चिंगारियों में बदल गया, लेकिन उसने उस लाइटनिंग को रोक दिया। आरव ने तुरंत कई पिल्स एक साथ निगल लिए ताकि उसकी ट्रू एसेंस वापस आ सके। साथ ही उसने सोचा कि बर्निंग हेवन पर्पल फ्लेम अभी भी बहुत कमजोर है, वह केवल एक लाइटनिंग बोल्ट ही रोक सकता है। फिर उसने अपनी दूसरी फ्लेम को बुलाया, नेदरवर्ल्ड कॉर फ्लेम।
ये फ्लेम पहले वाली से एक स्तर ज़्यादा शक्तिशाली थी और उसने इसे हमेशा एक ट्रम्प कार्ड की तरह संभाल कर रखा था। नेदरवर्ल्ड का फ्लेम ने उसकी उम्मीदों को निराश नहीं किया। वह नीली फ्लेम बहुत अधिक शक्तिशाली निकली और लगातार 3 लाइटनिंग बोल्ट्स को रोकने के बाद ही समाप्त हुई। लेकिन स्ट्रेंज फायर की समस्या ये थी कि उसे दोबारा बनने में समय लगता था, और अभी समय बिल्कुल नहीं था। आकाश में बाकी लाइटनिंग बोल्ट्स गरजते हुए नीचे गिरने लगे। कुल 24 बोल्ट्स में से आरव ने अपने अलग अलग तरीकों से 22 बोल्ट्स रोक लिए थे, लेकिन आखिरी 2 बोल्ट्स को रोकने का कोई तरीका नहीं बचा। वे सीधे उसके शरीर पर गिरी। क्षण भर में उसका शरीर फट गया, खून उछल पड़ा, मांस और त्वचा चीर गई। लेकिन आरव दर्द सहते हुए भीतर ही भीतर खुश भी हुआ। उसने सोचा, अगर उसकी बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक ग्रेट परफेक्शन तक नहीं पहुंची होती तो वह अभी मर चुका होता। भारी कीमत चुकाकर उसने 8वीं ट्रिब्यूलेशन पार कर ली। अब केवल अंतिम ट्रिब्यूलेशन बची थी। लेकिन नाइनफोल्ड ट्रिब्यूलेशन का नियम यही था, अंतिम चरण सबसे भयानक होता है। इसमें 48 लाइटनिंग बोल्ट्स गिरने वाले थे। आरव को अचानक कीर्ति से ईर्ष्या होने लगी। उसकी ट्रिब्यूलेशन इतनी आसान थी, जबकि आरव की ट्रिब्यूलेशन मानो नरक बन गई थी। लेकिन समय नहीं था। उसने जल्दी जल्दी ग्रीनवुड एलिक्सिर से अपने घाव ठीक किए। अब उसके पास कोई नई योजना नहीं थी, उसे पहले वाले तरीकों पर ही भरोसा करना था। इस बार उसने पहले से ज़्यादा समझदारी दिखाई। उसने मुट्ठी भर की रिस्टोरिंग पिल्स मुंह में डाल ली ताकि उसकी ट्रू एसेंस लगातार रिप्लेनिश होती रहे। एक प्रसिद्ध हीलर होने के कारण उसके बनाए पिल्स बेहद शक्तिशाली थे। थोड़े ही समय में उसकी ट्रू एसेंस फिर से पूरी तरह भर गई। सब कुछ तैयार करके उसने आकाश की ओर मुट्ठियां भींच लीं और चिल्लाया, आओ, आज देखता हूं कि तुम मुझे मार सकते हो या नहीं। आकाश में जोरदार थंडर गूंजा, मानो ट्रिब्यूलेशन उसकी चुनौती स्वीकार कर रही हो। 9वीं और अंतिम ट्रिब्यूलेशन शुरू हो चुकी थी। आरव हवा में उछला और पहली लाइटनिंग को रोका, फिर दूसरी, फिर तीसरी। इस बार पूरी तैयारी के कारण डाउ बॉडीज ने लगातार 24 लाइटनिंग बोल्ट्स रोक लिए, लेकिन आरव जानता था कि अभी आधी ट्रिब्यूलेशन बाकी है। इसके बाद उसने बर्निंग हेवन पर्पल फ्लेम और नेदरवर्ल्ड कॉ फ्लेम दोनों का इस्तेमाल किया। उन्होंने मिलकर 4 बोल्ट्स और रोक लिए। अब तक कुल 28 लाइटनिंग बोल्ट्स रोक चुके थे, लेकिन अभी भी 20 बोल्ट्स बाकी थे। अब कोई तरीका नहीं बचा था। आरव को मजबूर होकर अपने फिजिकल बॉडी पर भरोसा करना पड़ा। फिर से वही भयानक दृश्य शुरू हुआ। खून और मांस के टुकड़े उड़ने लगे। 1 बोल्ट, 2 बोल्ट, 3 बोल्ट। उसकी परफेक्टेड बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक ने उसे लगातार 6 लाइटनिंग बोल्ट सहने की शक्ति दी। लेकिन वह समझ चुका था कि अब उसकी सीमा खत्म हो चुकी है। अगर यही चलता रहा तो उसकी सोल भी नष्ट हो जाएगी। उसने जल्दी से गिनती की, अभी भी 14 लाइटनिंग बोल्ट्स बाकी थे, और उन्हें रोकने का उसके पास कोई तरीका नहीं था। क्या सच में वो इस एक्सटिंक्शन लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन के नीचे मरने वाला था? जब आकाश से फिर एक विशाल एक्सटिंक्शन लाइटनिंग नीचे गिरी, तब आरव का हाल बेहद खराब था। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था और वह इतना कमजोर हो चुका था कि खड़ा होना भी मुश्किल था। लड़ना तो दूर की बात थी। उसके मन में एक विचार आया कि अगर वह ड्रैगन किंग पैलेस के भीतर छिप जाए तो शायद बचने की थोड़ी उम्मीद हो सकती है। लेकिन तुरंत ही उसे संदेह हुआ। भले ही ड्रैगन किंग पैलेस को हाल ही में अपग्रेड किया गया था, फिर भी इतनी भयानक एक्सटिंक्शन लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन को वह सह पाएगा या नहीं, यह निश्चित नहीं था। अगर उस छोटे संसार की जगह ही टूट गई तो वह खुद भी पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। इसी दुविधा के बीच अचानक उसके मन में एक बात कौंधी। उसे याद आया कि उसने एक जरूरी सहायक को बिल्कुल भूल ही गया था, बेबी टाइगर। सख्ती से कहा जाए तो यह व्यक्ति एक पपट था। उसमें इंसानों की तरह 3 सोल्स एंड 7 स्पिरिट्स नहीं थे, इसलिए उससे मदद लेना हेवनली डाओ के नियमों के विरुद्ध बाहरी सहायता नहीं माना जाएगा। सबसे जरूरी बात यह थी कि उसकी शक्ति बेहद जबरदस्त थी। पिछली बार उसने इमॉर्टल एसेंस सील को अवशोषित करके सीधे ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग स्टेज के पीक तक पहुंच गया था। उसका शरीर भी लगभग अमर और अविनाशी था, इसलिए वह निश्चित रूप से आरव से अधिक प्रहार सह सकता था। ये सोचते ही आरव ने तुरंत बेबी टाइगर को बाहर बुलाया। वह उसके सिर के ऊपर प्रकट हुआ और बिना झिझक एक्सटिंक्शन लाइटनिंग की ओर मुक्का मार दिया। एक जोरदार धमाके के साथ वह बिजली टूटकर बिखर गई और बेबी टाइगर जमीन पर जोर से गिर पड़ा। इससे आरव का अनुमान सही साबित हुआ।
बेबी टाइगर का शरीर वास्तव में उससे कहीं अधिक मजबूत था और उसने नंगे हाथों से ही एक ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग को रोक लिया। सबसे जरूरी बात यह थी कि चूंकि उसमें आत्मा नहीं थी, इसलिए हेवनली डाउन ने इसे बाहरी हस्तक्षेप नहीं माना और ट्रिब्यूलेशन की शक्ति पहले से अधिक नहीं बढ़ी। इसके बाद बेबी टाइगर बार बार आरव के सामने ढाल बनकर खड़ा होने लगा। हर बार जब लाइटनिंग गिरती, वह उसे अपने शरीर से रोकता। तीसरे आघात के बाद उसका शरीर टूटने लगा और खून मांस के टुकड़े उड़ने लगे, लेकिन उसकी रिकवरी क्षमता भी असाधारण थी। वह लगभग उतनी ही तेजी से ठीक हो जाता था जितनी तेजी से आरव ग्रीनवुड एलिक्सिर से ठीक होता था। इसी तरह उसने चौथी और पांचवी लाइटनिंग भी सह ली। लेकिन सबसे मजबूत शरीर की भी एक सीमा होती है। जब 10वीं लाइटनिंग गिरी तो एक भयानक धमाके के साथ बेबी टाइगर का शरीर पूरी तरह टूटकर बिखर गया। आरव जानता था कि यही उसकी सीमा थी। उसने तुरंत उसके टूटे हुए शरीर को वापस ड्रैगन किंग पैलेस में भेज दिया। वहां थोड़े समय में वह फिर से पूरी तरह ठीक हो सकता था। अब आकाश में केवल 4 लाइटनिंग बोल्ट्स बची थीं, लेकिन स्थिति अभी भी बेहद खतरनाक थी। बेबी टाइगर द्वारा खरीदे गए समय में आरव ने अपने घावों को कुछ हद तक ठीक कर लिया था, लेकिन उसका शरीर अभी भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं था। ऐसे में ये कहना मुश्किल था कि वह इन 4 लाइटनिंग को सह पाएगा या नहीं। सारे सीरीज़ के आज एपिसोड आएंगे, चारों सीरीज़ के, और बाकी सीरीज़ के भी आते रहेंगे एपिसोड। कभी कभार मिसिंग होता है, मैक्सिमम टाइम लोग अपलोड करने की कोशिश करेंगे। और नई सीरीज़ भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। नई सीरीज़ अभी नहीं आई है तो इसी हफ्ते में या फिर नेक्स्ट वीक तक जरूर दे दूँगा। और ये भी सारी सीरीज़ कंप्लीट सीरीज़ अपलोड करूँगा।